Welcome back to our channel Let's Learn from Home and myself Anupam Rai, and today I'm going to teach you chapter number 6, Life Processes. How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? हम कैसे कह सकते हैं कोई भी चीज़ ज़िंदा है या फिर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है? नॉर्मली क्या होता है कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इसके अंदर लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस, कैसे लाइफ प्रोसेस, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम बात करते हैं वायरसेस के बारे में। वायरसेस वायरसेस डू नॉट शो एनी मोलिकुलर मूवमेंट इन दैम until they infect some cells। तो जो हमारे वायरसेस होते हैं, जब तक वह किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट नहीं करते तब तक वे कोई मोलिकुलर मूवमेंट शो नहीं करते। एंड दैट इज़ पार्टली वाई दे आर इन कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। इस वजह से जो हमारे वायरसेस हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं कि वह अलाइव हैं या फिर नहीं है। What are life processes? Maintenance of living organism is essential even if they are moving, resting or even sleeping। तो नॉर्मली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी को लगातार मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, चाहे वो मूव कर रहा हो, चाहे वो आराम कर रहा हो, चाहे वो सो रहा हो। अगला पॉइंट, द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। तो जब सारे प्रोसेसेस एक साथ हमारी बॉडी में लाइफ को मेंटेनेंस करने का फंक्शन करते हैं उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारी लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो जो मोस्ट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में वो ये हैं, नॉर्मली मेजर प्रोसेसेस हैं ये, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल्स। तो नॉर्मली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इनका नाम है यूनिसेलुलर। अगर उन पास एक ही सेल है तो कॉमन सेंस की बात थी कि जो भी प्रोसेसेस होंगे उसी के अंदर होंगे सारे के सारे। तो ऑल द प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल। तो इनके एक ही सेल में सारे प्रोसेसेस होते हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेसेस। तो नॉर्मली जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। जैसे कि हम रेस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, लंग्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन। Nutrition is the process by which an organism take food and utilize it is called nutrition। तो जो हमारा प्रोसेस है जिसमें हम फूड मतलब उसको फूड खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो व्हाट इज़ द नीड फॉर न्यूट्रिशन? Organism need the energy to perform various activities. The energy is supplied by the nutrients। Organism need various raw material for growth and repairs। These raw materials are provided by nutrients। तो इसमें कहा गया है कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म है जिनको एनर्जी चाहिए होती है वेरियस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? द एनर्जी सप्लाइज बाय द न्यूट्रिएंट्स। ये एनर्जी हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रो मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर्स। तो नॉर्मली हमें वेरियस रो मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। दीज रो मटेरियल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, जो कि क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म को उसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो ये होते कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स एंड आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, आई मीन लार्ज अमाउंट में। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, जो कि हमें कम मात्रा में चाहिए होते हैं।
हैंस दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Carbon and energy requirement of the autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। तो कार्बन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फुलफिल होती है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है, जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वह बाहर से सब्सटेंस लेते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो उसको ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में वो उसको स्टोर कर सकें बाद में यूज़ करने के लिए। नॉर्मली जो प्लांट्स होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर से लेके उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है स्टार्च, जिस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में बाहर से वह उस मटेरियल को लेते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। We will study how this taken place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज़ नहीं किए जाते, इमिजिएटली यूज़ नहीं किए जाते, उनको हम स्टोर करते हैं, उनको प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, विच सर्व एज ए इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज वैन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो वह इंटरनल एनर्जी रिजर्व का काम करते हैं। जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की तो वह उस स्टार्च का ब्रेक डाउन करके एनर्जी ले लेगा। ए समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस वेयर सम एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो सेम कंडीशन ये लगभग, हम अपने एनर्जी को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं और प्लांट्स अपने एनर्जी को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसमें है दिखाया है कि हमारा ग्लूकोज किस तरह से फॉर्म होता है। 6 जो हमारे प्लांट्स हैं वह 6 CO2 लेते हैं प्लस 12 H2O लेते हैं, जिसे हम वाटर कहते हैं। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, जिसका केमिकल फार्मूला है C6H12 and O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जौन से इवेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। तो जो हमारा क्लोरोफिल है वह सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, सनलाइट एनर्जी को। सेकंड पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जो हमारा क्लोरोफिल है वह लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उस एनर्जी की हेल्प से ब्रेक डाउन करेगा, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। उसके बाद होगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा बनेगा ग्लूकोज। These steps need not take place one after another immediately. For example, desert plant take carbon dioxide at night and prepare an image which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे ये पहली चीज़ तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो एक्शन है जो मैंने आपको बताया सनलाइट एब्जॉर्ब करना और क्लोरोफिल के द्वारा और एंड ऑल जो भी बताया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये लगातार हो। डेजर्ट प्लांट में ऐसा होता है कि
डे में प्लांट जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और रात को कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो अपना फूड बनाएगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टोमेटा. These are tiny pores present in the epidermis of the leaf or stem through which gases exchange and transpiration occur. तो एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस होती है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ लीफ और स्टेम. तो वहाँ पे हमारे क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए. फंक्शन ऑफ स्टोमेटा: गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2. मतलब O2 देना, CO2 लेना, यही एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होते हैं स्टोमेटा के द्वारा. लॉसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन के टाइम पे क्या होता है? स्टोमेटा के द्वारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस होता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. The opening and closing of stomatal pore are controlled by the turgidity of the guard cells. तो जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा का, वह होता है टर्जिडिटी. टर्जिडिटी होता है ऑस्मोसिस के कारण. जो हमारी गार्ड सेल्स हैं वह जब फूल जाती हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं गार्ड सेल्स, ये एरो बना हुए हैं, जो ये गार्ड सेल्स हैं ये वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं. तब क्या होता है, जो इनके बीच का जो होल है वो पहले क्लोज होता है, लेकिन टर्जिडिटी के कारण वह ओपन हो जाता है. व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स. जब गार्ड सेल्स वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग सेल से, दे स्वेल, वह फूल जाते हैं, टू बिकम ए टर्जिड बॉडी, एंड वह टर्जिड बॉडी बन जाते हैं. विच एनलार्ज द पोर इन बिटवीन. तो वह क्या होता है, जो गार्ड सेल के बीच में जो छेद है वह बड़ा हो जाता है, खुल जाता है, जिससे द्वारा गैसेस एक्सचेंज होती है. हम पढ़ चुके हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग. वाइल वैन वाटर इज रिलीज्ड. जब उस गार्ड सेल से वाटर वापस रिलीज होता है, दे बिकम फ्लैसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर. तो वह क्या करते हैं, वह श्रिंक कर जाते हैं. उस श्रिंक होने के कारण जो बीच में पोर था वह क्लोज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल क्लोजिंग. आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस इज़ द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बीइंग्स. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो हमारी सोलर लाइट है वह लिविंग बीइंग्स के लिए अवेलेबल होती है. नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम. हमारे इकोसिस्टम में फूड का जो मेन रिसोर्सेज है वो क्या है? ग्रीन प्लांट्स. ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. तो हमारे जो ऑल ऑर्गेनिज्म वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. आई मीन प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस क्रिएट रह पाता है हमारे एयर के अंदर. तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं. और जो ये नोट्स हैं ये मैंने NCERT से ही बनाए हैं, कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज यूज़ नहीं करे हैं. तो मेरा यही मेन फोकस हुआ कि आप अपना मेन फोकस सिर्फ NCERT पर ही रखें. ओके, बाय बाय.